नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स सीखने का ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? ये एक इलाका होता है। जैसे हमारा पूरा देश है, इसमें 543 सीटें होती हैं। तो पूरे भारत को 543 हिस्से में बांट दिया जाता है, एक एक एरिया बना दिए जाते हैं और हर एरिया से एक ही नेता जीत के आता है। इसको सीट्स भी बोलते हैं। मान लीजिए कोई 20 लोग जीत जाते हैं तो ये कहा जाता है कि 20 सीटें जीत गए हैं। अब मैं आपको एक नक्शे के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंसी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये भारत का नक्शा है और पूरे भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये 14 लिखा हुआ है, ये एक इतना बड़ा एरिया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जनसंख्या बराबर जनसंख्या हो, इसको आधार मान के बनाया जाता है। लेकिन आजकल इसमें फ़र्क पाया जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है 1, ये कोई एरिया है। अभी इस एरिया को कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। इसमें जितने लोग भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और सबको वोट मिलेंगे। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। यानी भले 100 लोग खड़े हो जाएं, जीतेगा एक, बाकी 99 लोगों को घर जाना होगा। अब अगला सवाल, पॉलिटिकल पार्टियां क्या होती है? जैसे लोकसभा में 543 एमपी होते हैं, तो बहुत सारे एमपी मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। जैसे भारत में सबसे बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस, बीजेपी। तो मान लीजिए अब लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, 543 सीट है। तो बीजेपी क्या करेगी कि हर इलाके से एक एक आदमी खड़ा कर देगी अपने हर एरिया में। एक ही एरिया में दो आदमी को खड़ा नहीं किया जा सकता। एक एरिया से एक पार्टी एक ही आदमी को खड़ा कर सकती है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके। मान लीजिए जैसे गाजियाबाद है, गाजियाबाद में बीजेपी ने एक आदमी खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। इन सभी पार्टियों का एक एक आदमी खड़ा हो गया। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो आदमी वहाँ का एमपी बन जाएगा। अब ये टिकट क्या होता है? अगर आपको किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना हो तो आपको उस पार्टी में जाके उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। अगर आपको इजाज़त मिल जाती है तो उसे कहते हैं टिकट मिलना। ऐसे भी कहने में आता है कि टिकट खरीदा जाता है और बेचा भी जाता है। 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ में टिकट बेचे खरीदे भी जाते हैं। अब है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिन्हें निर्दलीय कहते हैं। निर्दलीय कैंडिडेट वो होते हैं जो किसी भी पार्टी के नहीं होते, वो अपने दम पे लड़ते हैं। अब ये वही सवाल है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी यानी एक इलाके से कितने लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं? वहाँ से जितने लोग भी लड़ सकते हैं, 50 भी लड़ सकते हैं, 100 भी लड़ सकते हैं। लेकिन एक आदमी कितने एरिया से लड़ सकता है? तो इसको लेके भी एक कानून है कि एक आदमी सिर्फ 2 जगह से ही इलेक्शन लड़ सकता है। अगर वो दोनों जगह जीत जाता है तो उसको एक जगह रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे 2014 के साल में मोदी जी ने बनारस से भी इलेक्शन लड़ा और बड़ौदा से भी लड़ा। दोनों जगह वो जीत गए। तो बनारस की सीट उन्होंने अपने हाथ में रखी और बड़ौदा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं आपको, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है results.eci.gov.in, इसमें आपको मैं लाइव रिजल्ट्स दिखाता हूँ। देखिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, results.eci.gov.in। तो इसमें ऐसे रिजल्ट्स आते रहते हैं। अब देखिए, दिल्ली फरवरी 2020, इसको क्लिक करिए तो देखिए ऐसे डिटेल खुल गया। तो देखिए ऐसे दिखा रहा है 70 में से 70 सीट। जो ये ग्रीन है ये आम आदमी ने जीता 62 सीट और बीजेपी ने जीता 8 सीट। अब ये है पार्टी वाइज, एक है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। तो हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएं। अब यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे दिल्ली में 70 एमएलए होते हैं तो 70 कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो ये सारे 70 कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम आ गए। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम मान लीजिए नई दिल्ली सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। तो जैसे आप नई दिल्ली करेंगे तो ये देखिए
तो इसमें आप देख सकते हैं 1 नंबर कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, उसको इतने वोट मिले, पोस्टल वोट, ईवीएम वोट, और टोटल वोट उसके 46,000 थे। और जितने लोग वोट देने आए उनमें से 61% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। 2 नंबर थे राम गुलाम जी बहुजन समाज पार्टी से, इनको 136 वोट मिले। उसी प्रकार 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके आप देख सकते हैं कि 29 है। 29 में क्या होता है कि 28 तो कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन 29वां होता है नोटा। नोटा के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पार्टियों के नाम लिखे रहते हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी लिखा रहता है, यानी ये जो इंडिपेंडेंट हैं ये किसी भी पार्टी के नहीं है। और अगर आप अक्सर देखेंगे इंडिपेंडेंट लोगों को बहुत ही कम वोट मिलते हैं। तो देखिए जैसे ये इंडिपेंडेंट है, इसको 21 वोट मिले, इस इंडिपेंडेंट को 41, इस इंडिपेंडेंट को 87, इसको 12 वोट, 25 वोट, 21 वोट, 69, मतलब यही 50-100 वोट के आसपास। अच्छा, नोटा क्या होता है कि अगर आपको ये लगता है कि ये 28 के 28 लोग मुझे पसंद नहीं है, तो आप जाके नोटा दबा सकते हैं, नन ऑफ द अबव, यानी कि मेरी नज़र में ये 28 के 28 लोग मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसे 395 लोग ऐसे हैं जो नई दिल्ली में वोट देने गए, उन्होंने नोटा दबाया। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे अच्छी तो वोट देने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये सही नहीं है। आपको अगर लगता है कि सारे नेता काम के नहीं हैं, तो भी आपको जाकर नोटा दबाना चाहिए, ताकि आपको अपना विरोध दिखे। इससे ये दिखता है कि लोग जागरूक हैं वोट देने के लिए, और उन्होंने ये देखा कि इनमें से सही नेता कोई भी नहीं है। अब अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एमपी होना यानी सांसद होना अनिवार्य है, और सांसद कम से कम 25 साल का होना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री होने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र। सीएम का भी वही है, सीएम बनने के लिए आपको एमएलए होना होगा, और एमएलए होने के लिए आपको 25 साल का होना पड़ेगा। राष्ट्रपति के लिए ये 35 साल की उम्र रखी गई है। अब आपको, जैसे कि सारे राज्यों में विधानसभा होती है, उसको लोअर हाउस कहते हैं, उसी प्रकार उनकी अपर हाउस भी होती है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स ने विधान परिषद को हटा दिया है, खाली 5 स्टेट्स में ही विधान परिषद रह गया है। देखा जाए तो इसका कोई काम नहीं है, इन्हें भी हटा देना चाहिए, लेकिन फिलहाल 5 स्टेट में विधानसभा मौजूद है, विधान परिषद। अब अगला सवाल है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में 70 सीट है, मुख्यमंत्री का इलेक्शन है और 70 एमएलए हैं, तो वहाँ का मुख्यमंत्री बनने के लिए 50% प्लस 1, यानी कि 70 का आधा 35, 35 और एक 36। अगर 36 की 36 सीटें किसी एक पार्टी को मिल जाए तो ये कहा जाता है कि वो बहुमत की सरकार बन गई। तो बहुमत की सरकार एक अच्छी सरकार मानी जाती है, क्योंकि उनको दूसरी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और मान लीजिए किसी पार्टी को 36 से कम सीट मिलती है, मान लीजिए 30 सीट मिलती है, तो 6 सीटों की कमी रह गई, तो उसको फिर दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती है। तो फिर उन दोनों के बीच में सौदेबाजी भी चलती है, उनके बीच में झगड़ा भी चलता है और मतभेद भी चलता है। तो उसे मिली जुली सरकार कहते हैं या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये सरकार अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसलिए जनता को हमेशा मेजॉरिटी को वोट देकर मेजॉरिटी सरकार लानी चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद। जैसे कोई सरकार बन गई, यानी कि 50% प्लस 1 एमपी या एमएलए उनकी तरफ हो गए, तो फिर वो क्या करते हैं कि उन जो जीते हुए एमपी हैं उनमें से किसी को, एक को रेल मंत्री बना दिया जाता है, एक को खेल मंत्री, एक को तेल मंत्री, एक को विद्युत मंत्री, एक को सड़क मंत्री, ऐसे करके 50 किस्म के मंत्री होते हैं। इन सारे खास मंत्रियों को, ये सारे एमपी होना अनिवार्य होता है, इन सारों को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, या केंद्र मंत्री भी कहा जाता है इनको।
इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री जब चाहे इनमें से किसी को बदल सकता है, किसी को भी हटा सकता है। अब है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसे हिंदी में संविधान कहते हैं। देश के जो खास कानून होते हैं, खास आधार, या देश किस तरीके से चलाया जाएगा, या राजनीतिक ढांचा जिसमें लिखा जाता है, उन सारे नियमों का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है उन सारे लॉज का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बाकी कोई भी साधारण कानून को बदलना हो तो 51% एमपी वोट करके कानून बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना हो, इसमें कोई भी बदलाव करना हो, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, उसमें 66% आपके एमपीओ को वोट करना होगा, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए, लेकिन कई देशों ने अपने पुराने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक कर पूरा नया का नया शुरू से भी लिखा है। अब है ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश। अब क्या होता है कि देश का कोई भी कानून बनाना हो तो वो लोकसभा के सारे नेता मिलकर और उसके 51% वोट करके तब वो बिल बनाया जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि तुरंत कानून की आवश्यकता होती है, इतना समय नहीं होता कि सारे लोगों को इकट्ठे करें, उनकी राय लें। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास एक खास अधिकार होता है जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, कि वो कोई भी कानून अचानक कभी भी पास कर सकते हैं। और वो कानून अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा में लाके पास नहीं कराया गया तो वो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास एक खास अधिकार रहता है कि कोई भी विशेष परिस्थिति आ जाए तो तुरंत एक कानून, रातों रात एक कानून बना के देश पे लागू करा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटिक्स सीखने का ये दूसरा वीडियो समाप्त होता है। हम आपको अगले वीडियो में और जानकारी देंगे। धन्यवाद।